बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। जब मेरे वालिद साहब की शादी हुई तो उनकी उम्र 40 साल थी और मेरी वालदा की उम्र 15 साल, इसलिए उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते थे और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते। अल्लाह तबारक तआला ने उनको औलाद से नवाजा। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। मेरा नंबर दरमियान वाला था। मुझसे एक भाई और बहन छोटा, एक भाई और बहन बड़े थे। वैसे तो हम सब बहन भाई खूबसूरत थे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बहन की आंखें बिल्ली जैसी थी और रंग की भी गोरी थी, लेकिन उसका कद छोटा था। और जो मुझसे छोटी थी उसका रंग ज़रा गंदमी था। मेरा रंग भी गोरा था, कद भी लंबा था। हम सब वैसे तो खूबसूरत थे, लेकिन इसी वजह से मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बहन ने मैट्रिक कर लिया और मैं मैट्रिक में थी। अब मेरी वालदा साहबा को हमारे रिश्ते की हर वक्त फ़िक्र रहती और ख़ानदान वाले चाहते कि मेरा रिश्ता उनको मिल जाए। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता शहर से आया, जो कि गांव की एक औरत करवा रही थी। वो लोग बहुत ही अच्छे और भला मानस थे। लड़का भी काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम था। उम्र भी कुछ ज़्यादा ना थी। वो मेरी बहन को पसंद करके चले गए और उसका रिश्ता तय पा गया। अब ख़ानदान वालों ने हमारे घर में डेरे लगा लिए। कभी एक जाता और दूसरा आ जाता, दूसरा जाता तो तीसरा आ जाता कि इनका रिश्ता हमें मिल जाए। मेरे वालिद साहब ने उनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरी बड़ी बेटी गैरों में जा सकती है तो छोटी क्यों नहीं। मैं छोटी का भी गैरों में ही करूँगा। ख़ानदान वाले जानते थे कि जब हम बार बार आएंगे तो ये हमें रिश्ता दे देगा, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने दिल में ठान ली थी कि मैं इनको रिश्ता नहीं दूँगा। मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम थे। मैं पेपर देने के लिए शहर चली गई। मेरे वालिद साहब मुझे स्कूल छोड़ने जाते और लेने भी जाते थे। मैं शहर में ही पेपर देने के लिए रुकी हुई थी। एक दिन मैं और मेरे वालिद साहब पेपर देने के लिए के रास्ते में हमारे बराबर पर आकर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक इधर उम्र का आदमी, तकरीबन उसकी उम्र 40 साल थी। उसने बाहर झांका और कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो वालिद साहब ने कहा कि मेरी बेटी के पेपर हैं, मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा, बाबा जी आपके बेटी और आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आए मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए। वालिद साहब आगे बैठ गए और मैं पीछे बैठ गई। उसने हमें स्कूल छोड़ दिया और वालिद साहब उसके साथ चले गए और मैं स्कूल में। मेरे वालिद साहब मिल में काम करते थे। वो शायद मिल का आदमी था। मेरे वालिद काफ़ी उम्र के थे, काम भी बहुत ध्यान से करते थे, दिल के साफ थे, इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे वालिद साहब को बाबा जी कहते थे। स्कूल से वापसी पर भी वही गाड़ी मुझे लेने के लिए आई, लेकिन वो आदमी ना था, उसमें कोई और आदमी था और साथ में मेरे वालिद थे। अब मैं उसी गाड़ी में पेपर देने के लिए आती और जाती, यहाँ तक के घर में भी मैं उसी गाड़ी में गई। मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ ही गए थे। वालिद साहब ने अम्मी जान को बताया कि मेरे मिल का मैनेजर शम्मा का रिश्ता मांग रहा है। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 30 साल है। वालदा साहबा ने कहा कि उसकी और उनकी उम्र में बहुत फ़र्क है, हम ये रिश्ता नहीं दे सकते। तो वालिद साहब ने कहा कि हम दोनों की उम्र में भी तो काफ़ी फ़र्क था, हम दोनों इतने खुशहाल हैं तो ये भी खुश रहेगी, वो काफ़ी पैसे वाला है। वालदा की जब अपनी बात आई तो वालदा खामोश हो गई और कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कभी तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, तो आज कैसे करूँगी? जैसे तुम चाहो वैसे ही हम कर लेंगे। वालिद साहब ने जाकर उसे हाँ कर दी और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब हम दोनों बहनों का रिश्ता हो चुका था। 1 साल के बाद हम दोनों की बारात आ गई और वो हमें ब्याने के लिए आ गए।
मेरी बड़ी बहन के ससुराल वाले कुछ खास खाते पीते ना थे, इसलिए उनकी बारात में एक गाड़ी और बरी में भी कुछ खास कपड़े ना थे। जेवर सिर्फ 5 तोले था। मेरी बारात पूरी की पूरी गाड़ियों पर आई और बरी में भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत कपड़े थे। जेवर में नथ, टिक्का, झूमर, चूड़ियाँ, कैंठी, अंगूठी वगैरह सब थे। जेवर का वज़न 21 तोले था और चांदी का भी सेट था। वो मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए। मैं जब ब्याह कर घर में गई तो वो घर नहीं, एक कोठी नमा था। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। मेरा इस्तकबाल परियों की तरह किया गया। वहाँ के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरा इस्तकबाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। वो सब मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लग रहे थे और वो भी बहुत अच्छे ही थे। शादी के 5 साल तक तो मैंने ऐशो इशरत में गुजारी। मुझे कोई तंगी या मुसीबत का सामना ना करना पड़ा। मुझे हर चीज़ बिन मांगे मिलती थी। नौकर चौकर भी थे। फिर एक दिन यूं हुआ कि उनकी नौकरी छूट गई और हमसे वो घर भी छीन लिया गया और गाड़ी भी। अब हम एक कच्चे से घर में आ गए। कच्चे से घर में क्या आए कि खाने की भी किल्लत होने लगी। अब वो ना तो वो नौकरी तलाश करते थे और ना ही उन्हें नौकरी कोई मिल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता भूख प्यास ने हमें काटना शुरू किया। उन्होंने गुर्बत से तंग आकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। मैं उन्हें बार बार समझाती कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे 3 बच्चे हैं, ये कैसे पालेंगे अगर तुम काम तलाश नहीं करोगे तो। उसने मेरी कोई बात को समझने की कोशिश ना की। फिर एक दिन उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। जेवर, कपड़े, हर चीज़ को बेचना शुरू किया। घर भी बेच दिया और हमें भी कहा कि तुम भी जा सकते हो। फिर हम किराए के मकान पर आ गए। हम किराए के मकान में रहते थे। एक दिन एक आदमी और मेरे शोहर घर में आए। मुझे उन्हें कहा कि चलो हमें शहर जाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तैयारी रखना, हम सुबह चलेंगे। जब वो घर से चले गए तो शाम के वक़्त एक आदमी आया जो कि मेरे शोहर के दोस्त थे। वो अक्सर हमारे घर में आते जाते थे। उसने मुझे बताया कि तुम इनके साथ ना जाना, इसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बेच दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अगले दिन सुबह के वक़्त फिर वही आदमी और मेरे शोहर आ गए। उसने मुझे कहा तुम तैयार हो, हमने शहर जाना है। मैंने कहा नहीं, मेरी सेहत आज भी ठीक नहीं है। तो उस आदमी ने जल्दी से बोला कि मुझे आज हर हाल में लेकर जाना है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो मैंने बहुत ही गौर से उसकी तरफ देखा तो मेरे शोहर जल्दी से उसको बाहर ले गए और बात को घुमा फिरा दिया। मैं सब समझ चुकी थी। मेरे सामने हकीकत आ गई थी। अब मैं कतई भी उनके साथ ना जाती। फिर शाम के वक़्त वो मेरे भाई और वालिद साहब को लेकर हमारे घर आ गए और उनके सामने एक कहानी बनाई कि मेरे भांजे की, जो रिश्ते में मेरा भांजा है उसकी शादी है, ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। उन्होंने हमें बहुत ही प्यार और मोहब्बत और चाहत के साथ बुलवाया है, लेकिन ये मेरे साथ जा नहीं रही। आप लोग इसे मेरे साथ भेज दें। मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने अपने वालिद और भाई को सारी हकीकत बताई, लेकिन मेरे भाई और वालिद उसकी बातों को बहुत ही तवज्जो से सुनी और उसको बातों को मानते भी थे। इसलिए उन्होंने मेरी कोई बात ना मानी और कहा कि तुम इनके साथ चली जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो भाई ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे घर दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा जो भी हो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे भाई उठकर चले गए और पीछे ही मेरे वालिद भी चले गए। मेरे भाई तो घर पहुंच चुके थे, लेकिन मेरे वालिद साहब अभी रास्ते में ही थे कि वही आदमी दोबारा मिला और उसने सारी हकीकत मेरे वालिद को बताई। मेरे वालिद ने कहा तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। उस आदमी ने कहा तुम मेरी बात पर गौर करो। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं नहीं, मेरा दामाद ऐसे नहीं है।
تو وہ آدمی نے کہا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ ایک دفعہ واپس ان کے گھر تشریف لائیں۔ میرے والد صاحب پیچھے مڑے اور ہمارے گھر آئے۔ ہمارے گھر میں وہی جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اور میرے شوہر جھگڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ابھی اسے بھیجو۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں تمہیں ایک آدھے دن میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، ایسے لڑ جھگڑ کر لے کر جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، 2 دن صبر کر لو، پھر اس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میرے والد صاحب نے یہ ساری بات سن لی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو نہ آتے دیکھا، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ میں سہمی ہوئی ایک طرف بیٹھی اپنے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے اور میں پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میرے والد صاحب نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ آدمی اور میرا والد پیچھے آ گئے۔ والد صاحب نے کہا میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اگر تم لے گئے تو یہ تمہیں بھی پریشان کرے گا، تم رہنے دو، یہ تم پر بہت ہی زیادہ اعتماد کرتا ہے، اسے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اس سے مجھ پہ شک نہیں آئے گی۔ وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میرے والد صاحب نے گھر جا کر ساری بات میرے بھائی کو بتائی، لیکن میرے بھائی نہ مانے۔ اس نے کہا یہ اس کی کوئی نئی چال ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا کیس درج کیا اور طلاق لینے کے لیے لیتے مجھے تقریباً 7-8 ماہ لگ گئے۔ طلاق ہونے کے بعد میں نے اپنی عدت پوری کی۔ وہ شخص میرے گھر اکثر آتا جاتا اور مجھے سودا سلف بھی لا کر دے دیتا۔ مجھے اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ چلا جاتا۔ اس کی بیوی پہلے تو بہت اچھی تھی، لیکن اب اکثر ہی اس کے ساتھ جھگڑتی کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اس کے ساتھ اکثر آتے جاتے ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت دفعہ سمجھایا کہ یہ میرے کچھ نہیں لگتی، میں صرف اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیچاری عورت جو کہ اس کے گھر والے اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس کی بیوی نے کہا جس کے گھر والے اچھا نہیں سمجھتے تو تم کیوں سمجھتے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس نے بار بار سمجھانے پر بھی اس کی بیوی کو سمجھ نہ آیا۔ تو ایک دن اس نے مجھے آ کر کہا تمہارے گھر والے تمہیں ملتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں ملیں گے، تم نے طلاق لی ہے، تو تم ایسا کرو میرے ساتھ شادی کر لو۔ ایک عورت کے لیے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور تمہارے بچے بھی ہیں۔ میں نہ مانی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے منا لیا، ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اب تو میرے گھر والوں نے مجھے بالکل ہی ملنا چھوڑ دیا اور کہا کہ تم نے غیر ذات میں شادی کی ہے، پہلے تم نے طلاق لے لی اور اب تم نے کسی غیر کے ساتھ شادی۔ ہمارے خاندان میں غیر ذات میں شادی نہیں کرتے۔ میں نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں۔ میں نے انہیں بہت ہی سمجھایا لیکن میری بات سمجھنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ میرے والد صاحب آ کر مجھے اکثر مل جاتے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ جب میں اپنے والد کا منہ دیکھنے کے لیے گئی تو میرے والد صاحب کا جنازہ ہوا۔ جنازہ ہونے کے بعد میں اپنے گھر میں آنے لگی تو میرے بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں صرف تمہارے والد صاحب تمہیں ملتے تھے، اب وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں اپنے والد کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے میں ان کا جنازے کے بیٹھے ہوئے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اب تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ تم ہمارے گھر مت آنا۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ مجھے کوئی نہ ملے۔ میں اب اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں، میرے رشتہ دار کوئی نہیں مجھے ملتے۔ میں تمام دوستوں سے، ماؤں اور بہنوں سے، بھائیوں سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ اپنی بہن اور بیٹی کی بات کو سمجھے۔ ضروری نہیں کہ سامنے والا شخص سچا ہو، کبھی کبھی بیٹی اور بہنیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ ملیں گے، میری کہانی سننے کا شکریہ، ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔